मन में एक बात जरूर आ रहा होगा कि हम जगदेव बाबू का या भीमराव अंबेडकर का, सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का हम प्रति वर्ष जयंती मनाते हैं, शहादत दिवस मनाते हैं, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आखिर कारण क्या है? कभी किसी और के नेतृत्व में मनाते हैं, कभी किसी और के नेतृत्व में मनाते हैं, लेकिन हमें आज तक सफलता क्यों नहीं प्राप्त हुआ? मैं उसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हम समझ नहीं पाते हैं कि जो समाजवादी के भेष में हमारे बीच आए हैं, वो वास्तव में समाजवादी हैं या सामंतवादियों के गुलाम हैं? 90% के लोगों को जो जगदेव बाबू ने जिनका लड़ाई लड़ा है, किसी भी सामंतवादी में वो ताकत नहीं है कि जगदेव बाबू के लड़ाई को बीच में ही रोक दें या धराशायी कर दें। उनकी लड़ाई को रोकने के लिए सामंतवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा हमारे ही भाई को, हमारे ही परिवार के, हमारे बीच में भेजा जाता है और वहीं हम धोखा खा जाते हैं और हमारा जो जगदेव बाबू का, जो अंबेडकर का जो सपना था, वो टूटकर चूर-चूर हो जाता है। हमने भी धोखा खाया है, हम सभी लोग जो हैं धोखा खाए हैं, लेकिन धोखा एक बार खाते हैं। अगर एक बार धोखा खाते हैं तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं होता है, लेकिन फिर उसी व्यक्ति से अगर बार बार धोखा खाते हैं तो धोखा देने वाले का दोष नहीं है, दोष हमारा है नहीं है? हम वही समझाने जगदेव बाबू के अगर सिद्धांत पर चलना है तो जो भी आपके बीच जगदेव बाबू का संदेश लेकर आते हैं, उनको एक बात से, उनके विचार से पहचाना जा सकता है कि जगदेव बाबू कभी भी अपने कुर्सी के लिए समाज को किसी के हाथों में गिरवी रखने का काम नहीं किया। जगदेव बाबू ने कभी भी कुर्सी के लिए किसी सामंतवादियों से हाथ नहीं मिलाया और अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। यही पहचान है जो हमारे बीच आ रहे हैं। उनके पूर्व में थोड़ा, मतलब उनके इतिहास के बारे में थोड़ा जानिए, उनको पहचानिए और इसके बाद उनके साथ जुड़िए। क्योंकि गौतम बुद्ध का ये संदेश है, पहले जानो तब मानो। लेकिन मनुवादियों का जो विचारधारा है वो कहता है जानो मत, जो कहते हैं मानो। लेकिन हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम मर्ज वंश के वंशज हैं, हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं, हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के वंशज हैं। हम पहले जानेंगे, इसके बाद हम मानेंगे। अगर ये दो बात हमने अपना लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें धोखा नहीं दे सकती। जगदेव बाबू जब 90 और 10 का लड़ाई छेड़ा और जब इनके सभाओं में लाखों लाख की भीड़ होने लगा तो केंद्र में उस समय का वर्तमान में बैठा हुकूमत को बेचैनी हो गया, घबराहट होने लगा कि ये क्या हो रहा है। खबर देकर के जगदेव बाबू को दिल्ली में बुलाया गया और कहा गया कि जगदेव, तुम जो ये सब कर रहे हो छोड़ दो, तुमको क्या चाहिए?
तुमको चाहिए क्या? छोड़ दो आंदोलन को और जाकर बिहार का गति संभालो। जब तक बिहार में कांग्रेस का सरकार रहेगा तो मुख्यमंत्री रहो। लेकिन जगदेव बाबू ने समझौता नहीं किया, कहा कि मैं लड़ाई कुर्सी के लिए नहीं लड़ रहा हूं। हम 90% जो हमारे समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो शोषित हैं, जो तुम्हारे लोगों द्वारा जिनको सताया जा रहा है, जिनका शोषण किया जा रहा है, उस लड़ाई को मैं समाप्त करने के लिए मैं राजनीति में आया। और वो तभी संभव है जब मैं तुम्हारे हुकूमत को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे और किसी समाजवादी को जो शोषित समाज से होगा उसको दिल्ली के गद्दी पर बैठाने का काम करूंगा। तभी 90% के जो शोषित समाज के लोग हैं उनको न्याय मिलेगा, अधिकार मिलेगा। जगदेव बाबू का यही सपना था। जगदेव बाबू का सपना ये नहीं था कि अपने कुर्सी के लिए 90% के लोगों को लेकर मैं कुआं में डाल दूं। लेकिन आज क्या है? एक राज्यसभा के लिए, एक लोकसभा के टिकट के लिए, एक विधानसभा के टिकट के लिए, एक एमएलसी के लिए हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं सामंतवादियों से हाथ मिला लेते हैं, मनुवादियों से हाथ मिला लेते हैं, पूरे समाज को ले जाकर उसके हाथों में गिरवी रख देते हैं। जो पूरे समाज को मनुवादियों और सामंतवादियों के हाथों में गिरवी रख देता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या उस व्यक्ति के द्वारा जो जगदेव बाबू ने सपना देखा था हमारे लिए 90% के लोगों के लिए, क्या वो सपना पूरा हो सकता है? क्या हो सकता है? वैसे लोगों से हमें सावधान रहना है। हम और मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि 10% वाले के बीच में ही, 90% के बीच में भी हैं जो आपको गुमराह करते हैं और गुमराह करके उनके हाथों को उसका भी पहचान। वो कभी भी आपके बीच आएंगे तो उनके आगे पीछे अगल बगल ऊपर नीचे वही लोग आपको दिखाई देंगे, और जिसके अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे वही लोग हैं, वैसे व्यक्ति से आप जगदेव बाबू को सपना पूरा करने का उम्मीद रखते हैं क्या? हम इतिहास की तरफ बढ़ते हैं। हम सम्राट अशोक को याद करते हैं, हर साल जयंती भी मनाते हैं, और सम्राट अशोक के नाम पर बहुत क्लब संस्था बहुत देश भर में चल रहा है। लेकिन उन्हीं के वंशज का लास्ट शासक राजा बृहदत्त, उनको हम याद नहीं करते हैं। क्यों? आखिर कारण क्या है? उसने कौन सा ऐसी गलती किया कि मौर्य वंश का शासन ही समाप्त हो गया? उन्होंने अपने शासन काल में एक ही गलती किया कि मनुवादी पुष्यमित्र सूर्य को अपने राज्य का सेनापति बना। और उसने क्या किया? वो सेनापति ने अपना सेना का विस्तार किया। अपना सेना का विस्तार किया उसने, और राजा बृहदत्त का हत्या कर दिया। मौर्य वंश समाप्त। उस समय शारीरिक हत्या कर दिया। लेकिन आज के जो मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, शारीरिक हत्या करने की औकात नहीं है। आपको आपका राजनीतिक हत्या करते हैं, क्योंकि आप सामाजिक लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, और किसी भी समाजवादी व्यक्ति का अगर राजनीतिक हत्या हो गया, इसी प्रकार वो व्यक्ति मरे हुए के समान। फिलहाल में ही आप देखें, हम लोग को बहुत जुनून सवाल था कि जगदेव बाबू का दूसरा रूप धरती पर
दिया है, अब हम लोग मुख्यमंत्री बना करके ही उनको मानेंगे। लेकिन भूल हुआ हम लोगों से, हम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उनके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन लोग उनके साथ। इतिहास दोहराया, फिर वही हुआ जो राजा ब्रिहदत्त के साथ हुआ था और पूरे बौद्धिस्ट के साथ हुआ था। उस समय केवल राजा ब्रिहदत्त का हत्या नहीं हुआ था, देश के पूरे बौद्धिस्ट का हत्या हुआ था, लाखों बौद्धिस्ट मारे गए थे। उसी प्रकार इस बार केवल एक व्यक्ति का राजनीतिक हत्या नहीं हुआ है, उस व्यक्ति के साथ पूरा समाज जुड़ा था और पूरा समाज का राजनीतिक हत्या हुआ। और फिर वो व्यक्ति किसी न किसी मतलब रूप में मनुवादी और सामंतवादी के साथ आएंगे, तो क्या हमारा समाज उन्हें माफ करके फिर उनके पीछे हो जाएगा? हो जाएगा? अगर मैं वही बोल रहा हूं, जो अनजाने में धोखा खाए वो अपराध नहीं है, वो उनकी गलती है जो धोखा दिया है। आज जो बार बार एक ही आदमी से धोखा खाए उसमें हमारा दोष है कि हम बार बार एक ही आदमी से धोखा खा लेते हैं। आखिर हमने जगदेव बाबू का शताब्दी समारोह मनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के बैनर को ही हमने क्यों चुना और आलोक मेहता के ही नेतृत्व को हमने क्यों स्वीकार किया? जिस प्रकार जगदेव बाबू ने कभी भी सामंतवादी और मनुवादियों से समझौता नहीं किया, उसी प्रकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी 90% के लोगों के लिए, हमारे लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए कभी भी सांप्रदायिक ताकत और सामंतवादियों से समझौता नहीं किया। वो भी अगर समझौता कर लेते तो सारा केस खत्म हो जाता और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, जो आज डिप्टी सीएम बने हैं, वो मुख्यमंत्री होते, लेकिन उन्होंने भी कभी समझौता नहीं किया। और जगदेव बाबू का सही मायने में जो उनकी हत्या के बाद उनका आंदोलन जो रुक गया था, जो जगदेव बाबू का जो सपना था, हद तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी उसको पूरा करने का काम किया। लेकिन वहां भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, वही गलती कर दिया जो राजा ब्रिहदत्त ने किया था। बगल वाला चेयर वाला घटना, तो अब जो उस समय का मतलब कि जो परिवेश था, बगल में बैठकर लोग शारीरिक हत्या कर देते थे, और अभी का परिवेश है कि आपके बगल में बैठेंगे, सबसे पहले आपके लोगों को धीरे धीरे आपके लोगों के प्रति आपके मन में जलन, और आपको लगेगा कि इससे हमारा मतलब दूसरा कोई अपना रिश्तेदार हिमायती है ही, मेरा भाई ही हमारा दुश्मन नजर आने लगेगा, सारे अपने लोगों को काट देगा। इसके बाद फिर आप पर भी वार करेगा, FIR करेगा, जेल भेजेगा। तो इस बात पर भी जो हमारे आज प्रतिनिधि जो पैदा हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, प्रमुख हो, उनके लिए भी कभी भी आप सामंतवादियों से हाथ मिलाएंगे, बगल वाला चेयर पर बैठाएंगे, आपका विनाश निश्चित है, उससे सवाल। वही उत्तर प्रदेश में देखें, मायावती को कोई हराने वाला था, लेकिन उन्होंने सिद्धांत को ही चेंज कर दिया। सिद्धांत चेंज किया था तो आपको 7 में चुनाव, जब 7 में चुनाव हुआ तो मायावती ने, जो काशीराम ने 85 और
का लड़ाई लड़ा था उसने समाप्त कर दिया। उसने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु है, सब महेश उठा गए ले गया। और बगल में बैठाए सतीश मिश्रा, सतीश चंद्र मिश्रा मायावती, और उनके बगल में बैठने वाले बाबू सिंह कुशवाहा थे उसमें, जो मायावती का ताकत थे। सबसे पहले उसने उनको साइड करवाया, उनके आधा ताकत को साइड करा दिया। आज एक सीट पर राजनीति करता है। ये इतिहास गवाह है कि जब जब आप मनुवादियों और समाजवादी विचारधारा के लोगों को बगल वाला कुर्सी देंगे, आपका विनाश निश्चित है, तो रोक नहीं सकता। और एक बात और, जगदेव बाबू के एक एक शब्द को याद करें। जगदेव बाबू ने एक शब्द और कहा था उसने कि बाघ और बकरी कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकता। अगर कोई समाजवादी और कोई भी बहुजन समाज के नेता या लोग आपके बीच आते हैं और कहते हैं कि हम बाघ और बकरी को एक घाट पर हम पानी पिला देंगे, तो समझिए कि आदमी समाज के साथ धोखा कर रहा है, छल कर रहा है। ये प्रकृति का नियम है कि जहां बाघ और बकरी दोनों रहेगा, वहां बकरी को बाघ खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। ये प्राकृतिक है। और हमारे बीच के लोग 90% के लोग, बहुत लोग ऐसे आएंगे जो कहेंगे कि हम उस प्रकृति को उलट देंगे और बाघ और बकरी को हम पानी के घर पर पिला देंगे। ये संभव है? नहीं। एक बात और, ये तो हो गया कि हम लालू प्रसाद जी के नेतृत्व को हमने क्यों स्वीकार किया जगदेव बाबू का जयंती का शताब्दी समारोह मनाने के लिए। दूसरा कि हमने आलोक मेहता जी के नेतृत्व को क्यों चुना। आलोक मेहता जी ने भी कभी भी कुर्सी के लिए अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। जब 17 में गठबंधन टूटा था तो उस समय हम लोगों का एक सामने का बात था, आलोक मेहता जी का ऑफर आ रहा था, आइए आपको मंत्री बनाते हैं, लेकिन आलोक मेहता जी समझौता नहीं किया। आलोक मेहता जी ने हम लोग के सामने ही जवाब दिया था कि आपके साथ मनुवादी और सामंतवादी लोग हैं, यानी आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, हम आपके साथ नहीं जा सकते। हम लोग जगदेव बुद्ध अम्बेडकर को मानने वाले लोग। तो जो व्यक्ति अपने लाभ के लिए कभी सिद्धांत से समझौता नहीं कर सकता है, मैं दावा के साथ मैं ये बात कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति कभी भी समाज के साथ धोखा नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम लोगों ने उनके नेतृत्व को चुना। और आलोक मेहता जी के नेतृत्व को जो मैंने बताया, अगर आप लोग इस बात को गांव-गांव में, घर-घर में अगर फैला देंगे, तो हमें पूरा विश्वास है कि 90% के लोग दोबारा आंदोलन खड़ा कर देंगे। इसके अलावा आज देश का जो परिस्थिति है, मौर्य वंश का इतिहास खतरे में है। मौर्य वंश के इतिहास को बचाने का जिम्मेवारी हम लोगों को अपने कंधा पर लेना पड़ेगा। बीजेपी का केंद्र में सरकार बनते ही जितना भी वार हुआ है मौर्य वंश के इतिहास पर हुआ। अभी फिलहाल में जो नया जो संसद भवन जो बना है, संसद भवन में संवैधानिक चीज होना चाहिए। अशोक चक्र था, जिस चक्र को हटा दिया उन लोगों ने, रोक लगा दिया। ओम किसका है? ओम क्या संवैधानिक चिन्ह है? आरएसएस का चिन्ह है। उतना ही नहीं, जो सम्राट अशोक का
जो 4 मुंह वाला जो शेर का स्तंभ था उसको एक मुंह का चील बना के लगा दिया। ये किसका इतिहास पर उंगली उठाया है? तो हम लोग बापू सभागार से ये पूरे देश को संदेश देंगे कि जो आरएसएस बीजेपी वालों ने मौर्य वंश इतिहास को छेड़ने का जो काम किया है, 2024 में आने वाले चुनाव में हम उसी को मिटा देंगे। ना वो रहेगा और ना हमारे इतिहास के